आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद या अली ब्रदर? अली ब्रदर का मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली। अली ब्रदर का मतलब मौलाना मोहम्मद अली और दूसरा शौकत अली। अली ब्रदर का मतलब दो भाई थे, इन दोनों ने ही मिलकर चलाया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ऐसे हुआ था तुर्की में, वैसे हुआ था तुर्की में 1918 में सेब्रेज की संधि के बाद सेब्रेज की संधि के बाद यह हुआ था। सेब्रेज की संधि क्या था? सेब्रेज की संधि में था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ 1918 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो ब्रिटेन ने तुर्की से एक वादा किया था वर्ल्ड वार के समय कि हम तुर्की को बांटेंगे नहीं और तुर्की में खलीफा का पद नहीं समाप्त करेंगे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुआ, अंग्रेजों ने तुर्की को धोखा दिया और तुर्की का जो खलीफा था उसके पद को समाप्त करने की कोशिश की गई, तुर्की को बांटने की कोशिश की गई, एशियन टर्की, यूरोपियन टर्की में, और तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने की कोशिश की गई। तो तुर्की में खलीफा के पद को बचाने के लिए एक आंदोलन चला जिसका नाम था सेब्रेज की संधि से तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने की कोशिश की गई, खलीफा के पद को समाप्त करने की कोशिश की गई और इसी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन कहां शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ तुर्की में। तुर्की के खलीफा को समाप्त करने की कोशिश की गई, खलीफा के पद को, इसके खिलाफ तुर्की में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ। सेब्रेज की संधि से खलीफा के पद को समाप्त करने की बात की गई। सेब्रेज की संधि याद रखिएगा। उसी के विरोध में खलीफा के पद समाप्त क्यों किया जा रहा है, इसके विरोध में तुर्की में एक आंदोलन चला जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। उस जमाने में तुर्की का जो खलीफा था उसे पूरे दुनिया का मुसलमान अपना धर्म गुरु मानता था, इसीलिए जहां जहां मुसलमान थे उस सारे देशों में खलीफा को बचाने के लिए एक आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन। एक्चुअल में खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए तुर्की में चला, लेकिन चूंकि तुर्की के खलीफा को पूरी दुनिया का मुसलमान धर्म गुरु मानते थे और खलीफा के पद को समाप्त करने की बात चल रही थी, ऐसे में पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज हुए और भारत के मुसलमान भी नाराज हुए। उनमें शौकत अली, मोहम्मद अली के नेतृत्व में खलीफा को बचाने के लिए, तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए इंडिया में भी खिलाफत आंदोलन शुरुआत 1919 में हुआ। 1919 में हुआ। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल। हिंदू और मुसलमान, यानी पूछ रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था इनमें से किस अधिनियम में किया गया? इनमें से किसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। तो मार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909, मार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909, जिसे हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसी में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देने की बात की गई। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देने की बात पूछा जाए कब किया गया? मार्लियामेंटो सुधार 1909, और इसी को बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। इसी के तहत पहली बार भारतीयों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत मिली। पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत मिली और यह भारत में सबसे कम समय तक चलने वाला कानून था। भारत में सबसे कम समय तक चलने वाला कानून था मेरे भाई। भारत में सबसे कम समय तक चलने वाला कानून पूछा जाए, ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए उनमें सबसे कम समय तक चलने वाला कानून था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्लियामेंटो रिफॉर्म। पहली बार भारतीयों को बजट पर पूरक प्रश्न, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का इजाजत मिला, मार्लियामेंटो रिफॉर्म, और इसी के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। कर दीजिए गुरु, जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में गुरुजी का सेशन शेयर कर दो गुरु, क्योंकि हम 20 से 22 अगस्त तक कोई छुट्टी नहीं लेंगे। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, पता है आपको? आप जहां पर द्वैध शासन लगाते हैं, वहां पर स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। द्वैध शासन लगाते हैं वहां स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। स्वायत्तता मतलब आजादी होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वैध शासन का मतलब, मान लीजिए कि इस कोचिंग में द्वैध शासन है, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, यानी उससे स्वायत्तता छीनी गई थी। अब 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया और राज्य से द्वैध शासन हटा लिया गया। मतलब राज्यों में जहां लग गया द्वैध शासन उससे स्वायत्तता खत्म। तो आपको बताया हूं 1919 के अधिनियम में राज्य में लगाया गया द्वैध शासन, तो राज्यों की स्वायत्तता खत्म, लेकिन राज्य से द्वैध शासन हटा के 1935 में लगाया गया केंद्र में। 1935 में केंद्र में लगाया गया, यानी केंद्र की स्वायत्तता खत्म की गई, लेकिन राज्यों की स्वायत्तता हटा दे दी गई। यानी क्या होगा आंसर? अब इसका आंसर दो, अब इसका आंसर दिए, कमेंट दिखा दीजिए एक बार कि अधिनियम, नहीं सॉरी 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935,
भैया डी आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। भाई जहां से द्वैत शासन हटाया गया वो हो गया स्वायत्त, तो प्रांतों से द्वैत शासन हटाया गया कब? 1935 में, और केंद्र में लगा दिया गया। यानी केंद्र की, ऐसे क्वेश्चन पूछे, केंद्र की स्वायत्तता कब समाप्त की गई? 1935 में। राज्य को स्वायत्त कब बनाया गया? 1935 में। केंद्र में द्वैत शासन कब लगाया गया? 1935 में। राज्य में द्वैत शासन कब लगाया गया? 1919 में। राज्य में द्वैत शासन 1919 में, केंद्र में द्वैत शासन 1935 में। राज्यों को स्वायत्त कब बनाया गया? 1935 में। केंद्र की स्वायत्तता कब छीनी गई? 1935 में। चलिए अब आगे सब तो जान ही रहे हैं। पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव कहां पारित किया गया? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव मतलब द्विराष्ट्र, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है द्विराष्ट्र का प्रस्ताव। भैया बताओ जल्दी, पाकिस्तान के लिए द्विराष्ट्र का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? मैं बता दूं, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग जमीन होनी चाहिए। इसकी मांग पहली बार सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। मुसलमानों के लिए अलग जमीन होनी चाहिए, पाकिस्तान बनना चाहिए बात नहीं बोला, ना दो देश होना चाहिए बात नहीं बोला, मुसलमानों की अलग जमीन होनी चाहिए, अलग हैसियत होनी चाहिए। यह बात पहली बार किसने कहा? सर मोहम्मद इकबाल। उसके लिए, मुसलमानों के लिए अलग शब्द पाकिस्तान, अलग जमीन के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। बाद में पूछा जाए कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत कब पारित किया गया और कहां पारित किया गया? लाहौर में 1940 में। और इस कांग्रेस के लाहौर के भाई मुस्लिम लीग के अधिवेशन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत पारित किया गया। इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। भाई मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने पहली बार लाहौर में द्विराष्ट्र का सिद्धांत, लिख लो, द्विराष्ट्र का प्रस्ताव। भारत पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदू एक राष्ट्र नहीं है, ये दो राष्ट्र हैं। इसका प्रस्ताव पहली बार 1940 में पारित किया गया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिए, पहली बार मुसलमानों के लिए अलग जमीन की मांग सर मोहम्मद इकबाल। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लॉ का छात्र था। उसने 1933 में 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र हैं, द्विराष्ट्र हैं। इसका सिद्धांत लाहौर में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में पारित किया गया। इस अधिवेशन में देंगे गुरु, किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? पूर्ण स्वराज, केवल स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज। और पूछा जाए खाली स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस ने स्वराज की मांग 1906 में किया था कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। गुरु, हारना मना है, थकना मना है। जहां थकावट महसूस हो, लक्ष्य को याद कीजिए, अपनी स्थिति को याद कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। बदलना है, हो गई है पीर माने दुख, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली में किया गया 1906 में, खाली स्वराज। पर पूछ रहा है पूर्ण स्वराज का प्रयोग पहली बार लाहौर में 1929 में किया गया। लाहौर में 1929। मैं बता दूं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तीन बातें की गई, तीन बातें नहीं, चार बातें। पहली बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने। इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। इसी में हर साल पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, इसका प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी सेशन में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पहली बार कांग्रेस में तिरंगा फहराया गया। 3-4 घटनाएं घटी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में। 4 घटनाएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने 1929 लाहौर में। उसके बाद पहली बार कांग्रेस में तिरंगा फहराया गया 1929 लाहौर में। पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तथा हर 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, इसका निर्णय भी लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया। याद रख लीजिए, लाहौर अधिवेशन में 4 बात, पहली बार पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, दूसरी बात पहली बार तिरंगा फहराया गया कांग्रेस में, तीसरी बात पूर्ण स्वराज की मांग की गई, चौथी बात हर साल 26 जनवरी को की घोषणा की गई। नोट कर लीजिए, ये सब हुआ लाहौर में 1929 में। याद करें, एसी मजूमदार लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, नोट कर लीजिए। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट। क्वेश्चन आता है कि लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ। जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? एसी मजूमदार। और लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। किसके प्रयास से हुआ था? मैडम एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिल गए 1916 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलना ही कहलाता है लखनऊ पैक्ट। उस समय लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे एसी मजूमदार। और उस साल मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन भी लखनऊ में और मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी उस साल लखनऊ में हुआ। और तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। उस समय लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे एसी मजूमदार। और इसी अधिवेशन में पहली बार चंपारण के किसान, चंपारण में वो गांव है मुरली भरावा गांव, वहां के किसान राजकुमार शुक्ल, चंपारण के मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल 1916
लखनऊ में गांधी जी को बुलाने के लिए गए थे। ये गांधी जी हम लोग नील की खेती से परेशान हैं, आप चंपारण आइए। तो गांधी जी को बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ल भी कहा गए थे। 1916 में लखनऊ, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, इसके अध्यक्ष थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके पहले कौन सी घटना घटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और इस घटना के बाद जलियांवाला बाग लिख लो भैया, महात्मा गांधी। उसके बाद यमुना लाल बजाज, यमुना लाल बजाज। उसके बाद लिखिए रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद लिखिए सी शंकरन नायर, सी शंकरन नायर। भाई जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने, लिख लो, जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। भाई हजारों लोगों को डायर नाम के एक राक्षस ने, जनरल डायर नाम के एक राक्षस ने हजारों भारतीयों को, हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। उस बेगुनाह लोगों को मरने के खिलाफ महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। यमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। ये वही यमुना लाल बजाज हैं जिन्हें गांधी जी का पंचम पुत्र कहा जाता है। पुत्र थे नहीं, गांधी जी के इतने करीबी थे कि इनको गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। यमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर, उस समय नाइटहुड को सर बोलते थे, सर बोलिए या नाइटहुड बोलिए एक के बात है, नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि लौटा दी। और सी शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इस कांड के बाद महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, यमुना लाल बजाज ने राय बहादुर को उपाधि लौटा दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर। और ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाया। हंटर कमेटी लिख लीजिए किसके लिए बनाया गया? इस घटना की जांच के लिए, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हंटर कमेटी। और जब भारतीयों को लगा कि हंटर कमेटी सही रिपोर्ट तैयार नहीं करेगी तो कांग्रेस ने इसकी जांच के लिए, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमेटी बनाई, मदन मोहन मालवीय कमेटी। यानी जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए दो कमेटी बनी, ब्रिटिश सरकार की कमेटी अलग और कांग्रेस की कमेटी अलग। ब्रिटिश सरकार की कमेटी का नाम था हंटर कमेटी और कांग्रेस की कमेटी का नाम था मदन मोहन मालवीय कमेटी। ये क्वेश्चन और आता है कि जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय कमेटी जो बनी उसकी रिपोर्ट को किसने लिखा था? जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए जो मालवीय कमेटी बनी उसके रिपोर्ट को किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। इसको याद कर लीजिए। जलियांवाला बाग का कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई, राय बहादुर की उपाधि यमुना लाल बजाज ने लौटाया और सर और नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाया और सी शंकरन नायर ने गवर्नर के कार्यकारिणी से रिजाइन कर दिया। क्वेश्चन आता है जलियांवाला बाग कांड के बाद किसने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी से रिजाइन किया? तो सी शंकरन नायर। याद कर लीजिए। तो भैया रॉलेट एक्ट याद कर लीजिए। जलियांवाला बाग कांड से पहले कौन सी घटना घटी? रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक बिल भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट को ब्लैक बिल या काला कानून कहते हैं। गांधी जी ने इसे क्या बोला था? काला कानून। लिख लो भैया, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। क्यों कहा? क्योंकि रॉलेट एक्ट में नियम था कि कोई व्यक्ति जिसे आप पर शक हो जाए, बिना सबूत के, बिना गलती के जिस पर शक हो जाए उसे उठाइए और कम से कम 2 साल के लिए जेल भेज दीजिए। इसी को बोलते हैं रॉलेट एक्ट। इसमें कोई केस नहीं, कोई सबूत नहीं, आप पर शक हुआ चलिए जेल, 2 साल रहिएगा तब आइएगा। यह नियम बना दिया। रॉलेट एक्ट को हम लोग इसीलिए बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते हैं। गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा और इसमें कोई केस नहीं चलता था। रॉलेट एक्ट पारित हुआ, 18 मार्च 1900 पारित हुआ। इसे देशद्रोह कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट को देशद्रोह कानून भी कहते हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते हैं। इसे गांधी जी ने काला कानून कहा। होती थी 2 साल की। रॉलेट एक्ट के तहत दिन किचलू लिख लीजिए। रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू और उसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग जुटे थे और वहीं पर भाषणबाजी हो रही थी। और एक व्यक्ति थे पंडित ब्रिज गोपीनाथ, वो जब कविता पाठ करने उठे उसी समय डायर ने गोली चलवाना शुरू कर दिया। ब्रिज गोपीनाथ का नाम याद रखिएगा। जिस समय वो कविता पाठ करने के लिए उठे, धू से भर गया पूरा जलियांवाला बाग। कुछ लोग कुआं में कूद गए, कुछ लोग दब के मर गए, कुछ लोग को गोली लगी। 1000 से ऊपर लोग मारे गए। डायर नाम के राक्षस है। उसी डायर को बाद उधम सिंह ने जाके इंग्लैंड में गोली मार दी। डायर को किसने गोली मारी? उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। याद कर लेना डेट कब पारित हुआ रॉलेट एक्ट। इसके तहत कितना सजा? 2 साल। नेक्स्ट, ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति। लो आ गया, गलती किए तो तोड़ देंगे भैया। जल्दी बताओ कौन सी घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन बना जी? चलाओ हंटर। 2 उत्तर। एक बार जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दीजिए। क्या होगा इसका उत्तर? क्या होगा गुरु? जल्दी बताओ। गुरूर नहीं करना, केवल मेहनत करना। विनम्रता पूर्वक कमरे में अपने आप को लॉक कीजिए। मात्र बच गए 24 दिन नहीं बचा, अब बच गए मात्र 22 दिन। कमीशन का रिपोर्ट ये भैया जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए। और चौड़ी चौड़ा घटना कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। खिलाफत आंदोलन इंडिया में 1919 में और सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। अरे गैर सहयोग का मतलब होता है असहयोग। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
अब बोले थे कि जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए 2 समिति, हंटर समिति और दूसरी समिति बोले मदन मोहन मालवीय समिति। और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिसमें 22 अंग्रेज सैनिक जिंदा जल गए। 22, एकदम याद रखना, चौरी चौरे थाने में 22 अंग्रेज सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया 5 फरवरी 1922 को। इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को, यानी 7 दिन के बाद, जिस दिन चौरी चौरा कांड हुआ उसके 7 दिन के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद करने का निर्णय लिया। बता दें कि चौरी किस कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब बंद हुआ? 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा गोरखपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के। यहां कितने सिपाही जला दिए गए? 22। चलिए आगे आइए भाई। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए 2 समिति, कौन कौन? हंटर समिति और दूसरी मदन मोहन मालवीय समिति। किसने कहा कि नेहरू देशभक्त हैं लेकिन जिन्ना एक राजनेता हैं? किसने कहा नेहरू देशभक्त हैं लेकिन जिन्ना राजनेता हैं? मौलाना आजाद ने कहा, सर मोहम्मद इकबाल ने कहा, कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा। जल्दी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था तो जिन्ना ने गांधी को चिताया था। जब खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, खलीफा को बचाने के लिए था, बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ इंडिया में। तुर्की के खलीफा को पूरे दुनिया के मुसलमान धर्मगुरु मानते थे, इसलिए तुर्की के खलीफा के पद की समाप्ति हो रही थी, उसको बचाने के लिए इंडिया में चला खिलाफत आंदोलन। एक धार्मिक आंदोलन था। गांधी जी ने सोची समझी रणनीति के तहत खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया कि मुसलमान जो हमसे टूटे हुए हैं, नाराज हैं, मेरे फेवर में आ जाए। वो हुआ भी था। गांधी जी जब समर्थन किया खिलाफत का तो सारे मुसलमान असहयोग आंदोलन में मेरे साथ कदम ताल मिला दिए। लेकिन जिन्ना ने गांधी को चिताया, गांधी जी आप क्या कर रहे हैं? आप एक धार्मिक आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। सुनिए, जिन्ना एक मुसलमान थे और गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे मुसलमानों के फेवर में। फिर भी जिन्ना ने गांधी को चिताया। क्वेश्चन आता है, किसने गांधी जी को चिताया? खिलाफत आंदोलन में जब गांधी जी ने मुसलमानों का समर्थन किया तो किसने चिताया गांधी को? आप सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। आप इनको एक धार्मिक आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, आप धार्मिक आंदोलन का समर्थन करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। ये गांधी को किसने बात कहा था? सर मोहम्मद इकबाल। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना। दौरे भाई हमेशा रहा है भारत का दुश्मन, फिर भी भारत में भारत की जो हस्ती है वो कोई मिटा नहीं सका, वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हिंदुस्तान के लिए, सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था। इकबाल का संबंध पंजाब राज्य में इकबाल का जन्म हुआ था और इन्होंने कहा नेहरू एक देशभक्त है लेकिन जिन्ना एक राजनेता है। ये वही इकबाल है जो पहली बार मुसलमानों के लिए अलग जमीन की मांग की। मुसलमानों के लिए अलग जमीन की मांग पहली बार किसने की? सर मोहम्मद इकबाल। नोट कर लीजिए। और यहाँ नीचे खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको बोलते हैं सीमांत गांधी, इन्हें बोलते हैं भैया सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग गांधी, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहते हैं। क्लियर है? मौलाना आजाद, ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आजाद आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना आजाद। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद। कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद। और तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे 1930 में। उसी समय खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में गांधी जी के समर्थन में लाल कुर्ता आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन आता है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान ने जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे तो कौन सा आंदोलन चलाया? तो लाल कुर्ता आंदोलन चलाया था, रेड शर्ट मूवमेंट चलाया। कब चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में। किसने चलाया? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। किस अधिनियम को ब्लैक मेल कहा जाता है? गलती किए कनपट्टी टूटेगा। जल्दी बताओ, कुछ नया मिल रहा है आप लोगों को? कुछ नया मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बेहतर मिल रहा है तो बता दो कि जी सर सब कुछ ठीक है। बिल किसे कहा गया? ये गलती किए तो तुम्हें तोड़ के रख देंगे भैया। रॉलेट एक्ट को बोलते हैं काला कानून। किसने कहा? ये भी बताओ, किसने कहा रॉलेट एक्ट को काला कानून? किसने कहा रॉलेट एक्ट को काला कानून? किसने कहा? जल्दी उत्तर, किसने कहा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। याद रखिएगा, इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहते हैं। इसके तहत कितने साल की सजा होती थी? 2 साल की। इसे देशद्रोह कानून भी कहते थे। इसी कानून के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू थे और इसी के खिलाफ जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलाई। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत शानदार सवाल। भारत की स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। उस समय यूके मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। पार्टी भी पूछता है जब भारत को आजादी मिली तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत को आजादी मिली उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जब भारत को आजादी मिली उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। जब भारत को आजादी मिली तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। नोट कर लीजिए, ब्रिटेन में उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। ब्रिटेन में उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी गुरु, ले लीजिए। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। चर्चिल के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय
माउंटबेटन, भाई 3 बात, जब भारत आजाद हुआ उस समय वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी। जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। और जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, पूना पैक्ट हुआ, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और मैं आपको बता दूं विद्यार्थी, ये वही चर्चिल है, ये वही चर्चिल है जिसने गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में अधनंगा फकीर का दिया था। अधनंगा फकीर किया था गांधी जी को, अधनंगा फकीर या भिखारी कहकर अपमानित किया था कौन? चर्चिल। चर्चिल कब अपमानित किया? 1931 में सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में जब गांधी जी ब्रिटेन गए धोती पहन के, तब गांधी जी को कह दिया अधनंगा फकीर। कौन कहा? चर्चिल। याद कर लो, एक सवाल नहीं, सवाल छूटना नहीं चाहिए। एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक एंड शेयर। चलो भैया, पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार किसके अंदर आया? पहली बार पाकिस्तान का विचार की कल्पना किसके अंदर आया? मैंने पाकिस्तान का विचार मतलब पाकिस्तान शब्द नहीं, यानी मुसलमानों के लिए अलग जमीन। मुसलमानों के लिए क्वेश्चन ये है, मुसलमानों के लिए अलग जमीन की मांग। अलग जमीन की मांग किसने की? पहली बार। पहली बार मुसलमानों के लिए अलग जमीन। जिन्ना, शौकत अली, आगा खां, बताइए क्या? मोहम्मद इकबाल। कुछ बात तो है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। चलो भैया, मुसलमानों के लिए अलग जमीन, मोहम्मद इकबाल। और जिन्ना एक राजनेता है और नेहरू एक देशभक्त है, किसने कहा? सर मोहम्मद इकबाल। आगे आ जाओ। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह ये कहां हुआ गुरु? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह ये नया क्वेश्चन आपके लिए दिया हूं। ये कब हुआ? 1921 में। कब हुआ? 1921 में। और ये कहां हुआ? केरल के मालाबार में। केरल के मालाबार में हुआ। इसके नेता थे अली मुसलियार। अली मुसलियार। और यहीं पर हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में नेता अली मुसलियार हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम विप्लव ने विद्रोह किया, जहां गांधी जी और कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया, इसलिए कि जमींदारों के पैसे से कांग्रेस पल रही थी और कभी भी किसानों का कोई भी पार्टी किसान को कभी साथ नहीं दिया है। अभी देखो ना, किसान बिल बना, मोदी जी ने 3 बिल बनाया, बाद में वापस भी ले लिया। कभी कोई किसान के साथ गया? कोई पार्टियों के फेवर में। अब कोई भी पार्टी खुल के किसान का समर्थन किया? वो जान रहा था भैया समर्थन करेंगे तो उद्योगपति जिससे पार्टी चलता है नाराज हो जाएगा, इसलिए कभी भी किसान का साथ आज तक किसी ने नहीं दिया। कोई पार्टी भले दम भरे हम है जिनके साथ, हम है जिनके साथ, झूठ झूठ बोलता है। चलिए आगे आओ। आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? कूका आंदोलन 1871-72। 1871-72 में हुआ कूका आंदोलन। कूका आंदोलन 1871-72। कूका आंदोलन के नेता थे बालक सिंह और राम सिंह। कूका आंदोलन के नेता थे बालक सिंह और राम सिंह। नोट कर लीजिए भैया, बाबा राम सिंह। जब कूका आंदोलन हुआ तो वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक लिख लो भैया। जिस समय कूका आंदोलन हुआ उस समय वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लोग रख लीजिए। कूका आंदोलन 71-72 में हुआ और इसके नेता थे बालक सिंह और राम सिंह। और कूका आंदोलन पंजाब में हुआ और किस लिए हुआ भैया? किस लिए हुआ? सीखों के अधिकार को दिलाने के लिए, सीखों के उनके अधिकार दिलाने के लिए, सीखों के अधिकार के लिए, सीखों के उनके अधिकार के लिए बाबा बालक सिंह, बाबा राम सिंह ने 1871-72 में कूका आंदोलन किया और उस समय वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। याद कर लो, 1871-72 याद कर लो। मेन आंदोलन है पंजाब में आंदोलन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ? बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ? देखो भैया, बंगाल विभाजन के संबंध में आपको 4 डेट याद करना है। पहला डेट याद करना है 19 जुलाई 1905। दूसरा डेट याद करना है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। तीसरा डेट याद करना है 16 अक्टूबर 1905 और चौथा डेट याद करना है 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906 स्वदेशी आंदोलन के समय भैया बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई, बंगाल विभाजन किया गया तो उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। वायसराय था लॉर्ड कर्जन। नोट कर लो भैया, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ। बंगाल विभाजन किया नहीं गया, बंगाल को बांटेंगे इसका निर्णय हुआ। निर्णय पूछे कब हुआ? 19 जुलाई 1905 याद कर लो। अभी बंगाल बांटा नहीं गया, निर्णय हुआ, लेकिन तुरंत पूछेगा जिस समय निर्णय हुआ उसके जस्ट कुछ दिन के बाद ही इसके खिलाफ भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ। इसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। यानी बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को हम लोग बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ मैंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना। भैया
4 स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और स्वदेशी आंदोलन का जो नेता थे बंगाल से सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैला। स्वदेशी आंदोलन का नेता बंगाल से सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन का नेता उत्तर प्रदेश से स्वामी श्रद्धानंद गोविंद वल्लभ पंत और स्वदेशी आंदोलन के नेता दिल्ली से सैयद हैदर रजा, स्वदेशी आंदोलन का नेता पंजाब से लाला लाजपत राय और उनके भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, स्वदेशी आंदोलन के नेता महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और इस आंदोलन का नेता दक्षिण भारत से चिदम्बरम पिल्लई। याद कर लो स्वदेशी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया, यह क्वेश्चन बता दिया। आगे बढ़ता हूं। सब्सिडरी अलायंस की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, जल्दी बताओ। सब्सिडरी अलायंस यानी इसको बोलते हैं सहायक संधि। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था भाई? भारत में सहायक संधि पहली बार किसने किया था? पहली बार किया था डुप्ले। सहायक संधि पहली बार फ्रांस का गवर्नर डुप्ले ने किया था। डुप्ले ने किया था। लेकिन सहायक संधि का पिता, हम डुप्ले को नहीं बोलते, लॉर्ड विलेजली को बोलते हैं। सहायक संधि का पिता, पहली बार सहायक संधि किया था डुप्ले ने, फ्रांस का गवर्नर डुप्ले ने किया था, लेकिन सहायक संधि का पिता हम लॉर्ड विलेजली को कहते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम नोट कर लीजिए। सहायक संधि किसके साथ किया, उसका क्रम से पहले किसके साथ किया, फिर किसके साथ किया, फिर किसके साथ किया। भारत में सहायक संधि का जनक लॉर्ड विलेजली। और इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को सजाइए क्रम से, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से सजाइए। पहले बंगाल विभाजन हुआ या लखनऊ समझौता हुआ या कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो भैया सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, फिर लखनऊ समझौता। बंगाल विभाजन 1905 में, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में और लखनऊ समझौता 1916 में। तो 20 सुमेली थे, 20 का सुमेली थे। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905। कांग्रेस गरम दल नरम दल में कब बट गया? 1907 में सूरत में। कांग्रेस पहली बार गरम दल नरम दल में कब बटा? 1900 कैसे याद रहेगा? 7 सूरत। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस एक्सट्रीम और मॉडरेट गरम दल नरम दल में बट गया। अब 20 में 4 मतलब मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ, तो क्रम से सजाना था। तो सबसे पहले हुआ बंगाल का विभाजन, फिर सूरत, कांग्रेस में फूट पड़ा सूरत में 1907 में, और फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिल गए 1916 में। स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। आगे आते हैं, फटाफट चलते हैं आगे। किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक देना चाहिए? किसने कहा था कि भैया साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक देना चाहिए? साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए। साइमन कमीशन ये बना 1907 में, 1927 में। साइमन कमीशन बना 1927 में और इसके सभी मेंबर अंग्रेज थे। सभी मेंबर, इसके सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। ये सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज। साइमन कमीशन बना नवंबर 1927 में और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन सबसे पहले कहां आया? बंबई। क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन सबसे पहले कहां आया? साइमन कमीशन सबसे पहले आया बंबई में। साइमन कमीशन सबसे पहले आया बंबई में फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया सबसे पहली बार बंबई में, और साइमन कमीशन को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए। यह बात शिव स्वामी अय्यर ने कहा। शिव स्वामी अय्यर ने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक देना चाहिए। किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया? जब मुसलमानों को लगा कि अब पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। क्या ऐसा लगने लगा बीच में कि मुसलमानों को संविधान सभा में शामिल कर लिया गया, मुसलमानों को अंतरिम सरकार में शामिल की गई। जो कैबिनेट मिशन जब भारत में आया 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और जब भारत आया और मई 1946 में रिपोर्ट दिया। कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में। कब रिपोर्ट दिया? तो मई 1946 में, जब कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट दिया, तो उसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में बना अंतरिम सरकार, भारत में बना संविधान सभा। इंडिया की संविधान सभा बनी थी किसके रिपोर्ट के आधार पर? कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर। इंडिया में अंतरिम सरकार बनी थी किसके आधार पर? तो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर। तो जब अंतरिम सरकार बनी तो उसमें भी मुस्लिम लीग को शामिल कर लिया गया। जब संविधान सभा बना उसमें भी मुस्लिम लीग को शामिल कर लिया गया। अब मुस्लिम लीग चाह रही थी कि हमारी अंतरिम सरकार अलग बने, हमारा संविधान सभा अलग बने, क्योंकि हम अलग देश की मांग कर रहे थे जी। जब लगा मुसलमानों को कि भैया अब अलग देश नहीं बनेगा, क्या ऐसे में जिन्ना हो गया दुखी, जिन्ना ने चला दिया अपना जीन। जिन्ना का जीन ऐसा काम किया 3 दिन में 8000 लोग मारे गए। उसने कहा, जिन्ना ने लाशों का ढेर बिछा देंगे यदि पाकिस्तान नहीं बना। देखिए क्या हुआ, जिन्ना के जिन ने काम किया। रावलपिंडी, अमृतसर, नोआखली में दंगे हो गए। बंगाल के नोआखली, पंजाब के अमृतसर, पाकिस्तान के रावलपिंडी में दंगे हुए, भयानक दंगे हुए। कहते हैं कि जो ट्रेन रावलपिंडी से अमृतसर आती थी उसमें लाश भरा हुआ रहता था, डेड बॉडी मार मार के डाल देते थे। अमृतसर से जो जाता था रावलपिंडी, 8,000 लोग मारे गए, सोच सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त 1946। कहानी समझ में आया? कहां के लिए? मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा सीटें आरक्षित की गई। मार्ले मिंटो रिफॉर्म में किसको दिया गया पृथक निर्वाचन? यह पूछ रहा है, किसको दिया गया पृथक निर्वाचन? जल्दी बोलो, किसे दिया गया सेपरेट इलेक्शन, या किसकी सीटें आरक्षित की गई? मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसी को बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय
परिषद अधिनियम, सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम यही था भैया मुसलमानों को। किसको दिया गया? मुसलमानों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्पीड में करता हूं। चलो भैया, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भैया गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? एक बार जल्दी से 1905 में। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जिन्हें भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता है, भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता है। और ये वही गोखले हैं जिनकी पत्रिका का नाम था सुधारक। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं, यही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जिनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहते हैं इनको। नोट कर लीजिए। अब गोखले 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अधिवेशन बनारस में हुआ था। बनारस, इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए स्क्रीनशॉट क्वेश्चन है भैया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं भारत सेवक समाज। इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, आगे आ जाओ। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? मैं कई बार बता चुका हूं। ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय का विचार, इनमें से किस पर आधारित था? जल्दी उत्तर दीजिए। 33 में राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा बनाया। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा बनाया। 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया। अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने 18 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनवाया। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज बनवाया। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका विचार एकेश्वरवाद पर आधारित था। एकेश्वरवाद। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर में हुआ। इनकी मृत्यु 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ। एकमात्र ऐसे समाज सुधारक जिनकी समाधि इंडिया में नहीं है बल्कि ब्रिटेन के ब्रिस्टल में है। एकमात्र ऐसे भारतीय जिनकी समाधि ब्रिटेन में, क्योंकि इनकी मृत्यु ब्रिटेन में ही हो गया था। ब्रिटेन में सारे ब्रिस्टल बोलते हैं। भारत में समाज सुधार का दूत, धर्म सुधार का दूत, पुनर्जागरण का दूत। भारत में धर्म सुधार का दूत, समाज सुधार का दूत, समाज सुधार का प्रणेता, समाज नेतृत्व करना, पुनर्जागरण का पिता किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है, सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। सब पूछे तो उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनकी एक मैगजीन थी, इनकी पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश। क्वेश्चन आता है कि वारना-कूलर प्रेस एक्ट, जिसे 1878 में लीटन ने लाया था, भारतीय प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए 1878 में वारना-कूलर प्रेस एक्ट लाया गया। उस कानून के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार था सोम प्रकाश। किसका था जी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके प्रयास से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया। विधवा पुनर्विवाह कानून लिख लीजिए भैया। इनके प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया 1856 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग के समय केशव चंद्र सेन का संबंध ब्रह्म समाज से था। देवेंद्रनाथ टैगोर का संबंध भी ब्रह्म समाज से था। देवेंद्रनाथ टैगोर भी ब्रह्म समाज से जुड़े थे। केशव चंद्र सेन चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश वारना-कूलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही कलकत्ता में लड़कियों की पढ़ाई के लिए बेथुन स्कूल बनवाया। बेथुन स्कूल लिख लीजिए, बेथुन स्कूल बनवाया। बेथुन स्कूल, क्वेश्चन आता है कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना किसने की? भैया तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी याद कर लो। लड़कियों किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया? किसके विरुद्ध? राजा राम मोहन राय ने किसके खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन किया? एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लिंक कॉपी और बेहतर होने वाला। राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया सती प्रथा के अंतर्गत। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। धारा 17 के अनुसार, धारा 17 यानी आर्टिकल 17 लिख लीजिए। आर्टिकल्स पूछा जाता है किस धारा के तहत, किस धारा के अनुसार सती प्रथा का अंत किया गया? तो यह धारा 17 के अनुसार। अच्छा एक बात बताओ, प्रथम संस्था कौन सी थी? राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले किसको स्थापित किया? जल्दी बताओ। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ बंगाल के राधानगर में। राजा राम मोहन राय ने पहली बार आत्मीय सभा बनाया आत्मीय सभा 1815 में। आत्मीय सभा 1815 में। 1817 में 2 साल के बाद ही अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनवाया 1817 में। 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज। याद कर लो, 1815 में सबसे पहली बार राजा राम मोहन राय की पहली संस्था आत्मीय सभा 1815। दूसरा काम उनका रहा हिंदू कॉलेज की स्थापना 1917। तीसरा काम रहा 1817। तीसरा काम रहा वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। इनके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। धारा 17 की स्थापना कब हुआ? 1828। ये भी राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा ये 1839। इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। देवेंद्रनाथ टैगोर लिख लीजिए भैया। तत्वबोधिनी सभा
ये 1839 में बना। देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ के फादर ने किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, आगे आ जाओ। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का पिता, धार्मिक सुधार आंदोलन का पिता, सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रणेता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, ये सब किसको बोला जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसको भैया? तो राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहते हैं। नाना साहब, इन्होंने 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में इन्होंने कानपुर से भाग लिया। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा थे, दत्तक पुत्र थे नाना साहब के बचपन का नाम था धोंधुपंत। याद कर लो, नाना साहब के बचपन का नाम धोंधुपंत। पेशवा बाजीराव द्वितीय के अंतिम पेशवा थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय उनके दत्तक पुत्र थे। 57 की क्रांति में कानपुर से भाग लिए। एवं एक सिविल सर्वेंट थे, एक नागरिक सेवक यानी सिविल सर्वेंट थे। जब 57 की क्रांति हुआ था उस समय एओ ह्यूम कहां के मजिस्ट्रेट थे? इटावा के। जब ये क्वेश्चन आया है कि 57 की क्रांति के समय एओ ह्यूम कहां के मजिस्ट्रेट थे? इटावा, उत्तर प्रदेश में इटावा के मजिस्ट्रेट थे एओ ह्यूम। जब 57 की क्रांति हुआ, एओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक, फाउंडर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। एओ ह्यूम कांग्रेस के पहले महासचिव थे। एओ ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये भारत में सिविल सेवक, नागरिक सेवा से जुड़े थे। और जब 57 की क्रांति हुआ उस समय इटावा के मजिस्ट्रेट थे। एओ ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापक कहा जाता है। और सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो। चलो भैया जल्दी से, राजा राम मोहन राय की समाधि कहां है? इसका उत्तर गलती नहीं होना चाहिए। राजा राम मोहन राय, इनकी मृत्यु हुआ था 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। 1826 में एक अधिनियम आया जिसका नाम था जूरी अधिनियम। इसमें था कि आज के बाद जो ईसाई जज होंगे वो हिंदू और मुसलमान उसी के अंदर आएंगे। ईसाई जज, जो ब्रिटेन का जज होगा, अंग्रेज जज होगा, ईसाई जज होगा, उसी के अंदर ही हिंदू मुसलमान आएंगे। इस कानून का विरोध किसने किया? 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। जूरी अधिनियम में था कि हिंदू मुसलमान ये सभी ईसाई जज के अंदर आएंगे, ईसाई जज के जुरिस्डिक्शन में आएंगे, हिंदू और मुसलमान दोनों। यही था जूरी अधिनियम में। 1826 में आया था जूरी अधिनियम, नोट कर लो कब आया जूरी अधिनियम? 1826 में। इसका विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? इनमें से कौन सा समाचार पत्र भाई राजा राम मोहन राय के विचार के खिलाफ में शुरू किया गया? राजा राम मोहन राय के खिलाफ में समाचार चंद्रिका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया? राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया। उन्होंने खुद अंग्रेजी पढ़ाई की, उन्होंने खुद यूरोप जाकर के यूरोप का ज्ञान वर्धन किया। तो भैया पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। और किसका समर्थन किया? एकेश्वरवाद। किसका समर्थन किया? एकेश्वरवाद। नोट कर लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानडे, पंडित रमाबाई, आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण परमहंस। भैया प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया। आत्माराम पांडुरंग, इसमें महादेव गोविंद रानडे हैं। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। लिख लीजिए, महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। महादेव गोविंद रानडे ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले और एओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले और एओ ह्यूम के राजनीतिक गुरु थे। लिख लीजिए, एओ ह्यूम और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने किया 1870 में। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, यहां पर कितना डाइन? 1 न्यूटन में क्या होता है गुरु? 1 न्यूटन में होता है क्या? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन में होता है ना। और ये पूछ रहा है कितना डाइन? डाइन मतलब ये हो गया MKS यूनिट, इसको सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में बदलना है। तो 1 kg को अगर ग्राम में बदलिएगा तो कितना किलोग्राम? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 से गुना हो जाएगा। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो भैया क्या हो जाएगा? ग्राम, किलोग्राम बदल गया ग्राम में, मीटर बदल गया सेंटीमीटर में, और सेकंड को ऐसे ही रहने दीजिए। तो कितना हो गया? 10 के पावर 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया यही फॉर्मूला आ गया। और जो ग्राम सेंटीमीटर में, जैसे किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, वैसे ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर को डाइन कहते हैं। तो भैया 1 न्यूटन में कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। याद कर लीजिए, 1 न्यूटन बराबर 1। संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? पदार्थ में संवेग और वेग का अनुपात। सब पूछ रहा है कि संवेग और वेग का अनुपात क्या कहलाएगा? संवेग और वेग होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान
द्रव्यमान गुना वेग को बोलते हैं संवेग। संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग, अब बटा वेग अनुपात में कर दी तो वेग से वेग कट गया तो क्या बच गया, द्रव्यमान। संवेग और वेग के अनुपात क्या होगा, द्रव्यमान होगा। भाई संवेग माने मोमेंटम, मोमेंटम होता है क्या, वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के मास, वेलोसिटी के गुणनफल को बोलते हैं संवेग। तो संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुना वेग, अब बटा अनुपात में वेग करे तो वेग, कितना आसान उत्तर हो गया। संवेग क्या बराबर होता है, और ये इसमें कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। भौतिक राशि में मापा जाता है। खाद्य पदार्थ, भाई जब हम खाना भौतिक राशि में मापते हैं, जल्दी बताइए, ये मापते हैं कैलोरी में। खाद्य पदार्थ को किस भौतिक राशि में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। कैलोरी, आगे आ जाओ। एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, जल्दी बताओ। शक्ति होता है, शक्ति कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। एक अश्व शक्ति में 746 वाट, एक वाट बराबर 1 जूल। उदाहरण है, जल में आप तैर रहे हैं, जितना ताकत आप पानी पे लगा रहे हैं उतनी ही ताकत पानी आप पर लगा रहा है। तो यह क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन गति का तीसरा नियम। जल में तैरना, न्यूटन गति का तीसरा नियम। भैया न्यूटन गति का पहला नियम क्या करता है जी, न्यूटन गति का पहला जो नियम है, पहला नियम वो बल की परिभाषा देता है। न्यूटन गति का पहला नियम से पूछा जाए क्या मिलता है, बल की परिभाषा। न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है बल की परिभाषा, बल की परिभाषा। न्यूटन दूसरे नियम से मिलता है बल का सूत्र, दूसरे नियम से मिलता है बल का सूत्र। और न्यूटन गति के तीसरे नियम से मिलता है, न्यूटन गति से के तीसरे नियम से मिलता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत नोट कर लो, संवेग संरक्षण का सिद्धांत नोट कर लो भैया। बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका एक और सूत्र होता है डेल्टा P अपॉन T, संवेग में परिवर्तन की दर। डेल्टा P यानी संवेग में परिवर्तन, और T मतलब टाइम। तो F बराबर ma एंड डेल्टा T बाई T, डेल्टा P बाई T। न्यूटन गति का दूसरा नियम बल का सूत्र देता है। न्यूटन गति का पहला नियम ये आपको बल की परिभाषा, और न्यूटन गति का तीसरा नियम संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और ये भैया इस पर काम करता है कौन, ना तालाब के पानी पर आप फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स अंदर से लगता है, इसी को बोलते हैं न्यूटन गति का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम में संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इसी पे काम करता है रॉकेट। लिख लो भैया, रॉकेट का इंजन, रॉकेट जब उड़ता है तो किस सिद्धांत पे काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और किससे प्रूव होता है, न्यूटन की गति का तीसरे नियम, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। और दूसरा नियम से बल का फार्मूला मिलता है, पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। पहला ये, जब तक उस पर कोई भारी बल न लगे, गाड़ी में बैठा आदमी गाड़ी खुल जाए तो पीछे झुक जाता है, गाड़ी में बैठा आदमी गाड़ी में ब्रेक लग जाए तो आगे झुक जाता है। न्यूटन गति का पहला नियम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया, न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने पहली बार कूलिंग लॉ दिया, कूलिंग लॉ, शीतलन नियम। इसमें था कोई वस्तु ज्यादा गर्म है तो वो जल्दी ठंडा होगा, जो ज्यादा गर्म है वो जल्दी ठंडा होगा, और कम गर्म है तो देर से ठंडा होगा। यानी जो मान लीजिए कोई वस्तु 90 डिग्री पे गर्म है, एक वस्तु 70 डिग्री पे गर्म है, तो 90 डिग्री पे जो गर्म है वो तेजी से ठंडा होगा, और 70 वाला कम तेजी से ठंडा होगा। इसी को बोलते हैं शीतलन नियम, कूलिंग लॉ। इसको न्यूटन ने दिया था। पहली बार न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। पहली बार न्यूटन ने कहा था लाइट, व्हाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर। सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये बात पहली बार न्यूटन ने बताया था। जो वस्तु ज्यादा गर्म है वो जल्दी से ज्यादा तेजी से ठंडी होगी, कम गर्म देरी से ठंडी होगी। ये बात पहली बार न्यूटन ने बताया, इसको बोलते हैं कूलिंग लॉ। चलिए किस पर काम करता है जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, रॉकेट का उड़ना, अभी तो बताया हूं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और क्या है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, किस पर आधारित है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। जल्दी बताओ, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। भैया सबसे पहला विद्वान थे गैलीलियो, इटली के गैलीलियो थे पहला विद्वान, जिन्होंने कहा था कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती जब तक उस पर कोई भारी बल न लगे, बताया था। इसी को बोलते थे लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम पहली बार किसने दिया, गैलीलियो ने दिया। इटली के रहने वाले गैलीलियो, वही गैलीलियो जिन्होंने बताया था कि किसी वस्तु को वैक्यूम में, निर्वात में गिराया जाए, दो अलग अलग वस्तु को अगर निर्वात में गिराते हैं तो एक साथ गिरेंगे। ये बात पहली बार किसने बताया, भैया गैलीलियो। दो अलग अलग वस्तु को निर्वात में गिराएंगे तो एक साथ गिरेगा, ये बात पहली बार किसने कहा, गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती जब तक उस पर बाहरी बल न लगे, यानी जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो। और किसी ने कहा कि जिस दिन गैलीलियो मरे उसके अगले दिन न्यूटन पैदा हुए, तो कुछ लोग कहते हैं गैलीलियो के अवतार थे न्यूटन, और उसमें कोई कॉपीराइट का कानून भी नहीं था। तो न्यूटन ने क्या कर लिया, जो गैलीलियो का जड़त्व का नियम था उसी को अपना पहला गति का नियम बना दिया। गैलीलियो का जो जड़त्व का नियम था उसे न्यूटन ने अपना पहला गति नियम बना दिया। तो भैया क्वेश्चन, न्यूटन की गति का पहला नियम किस पर आधारित है, जड़त्व के नियम पर। और जड़त्व के नियम में गैलीलियो ने कहा